ठीक है। आ, अच्छा, अब शुरू करेंगे आपके पास पेपर वर्ड्स पर। हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए सारे आप। ठीक है, एक बार कंफर्म कर दें जो सारे बच्चे आ गए हैं, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है, चलिए। आ, अब इसमें ये जो सेल ट्रैफिकिंग है, हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था ये सारी चीज़ें। मैं इसके अंदर थोड़ा सा इसके साथ कर रहा था, क्योंकि इसका एमसीक्यू जो है ना, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि शायद आपको एग्जाम में जरूर है। तो इसमें आपने बस ये याद नहीं, इसके अंदर कहते हैं कि जो सिम्टम्स है ना, उसके एक मेमोरी निमोनिया है। कुछ बच्चों के लिए कुछ वैसे आते हैं, कुछ को जरा होता है कि जो है इसमें कहते हैं कि कॉर्नल क्लाउडिंग होती है। उसके बाद आपके पास ये जो एंजाइम का बताया हुआ है इसमें, फिर इसमें ये होता है कि आपके पास बोन डिफॉर्मिटी है। बोन डिफॉर्मिटी है। और इसके बाद जो है ना, ये इसके साथ इसके मैंने जिसमें पढ़े थे कि क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी, रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट मूवमेंट्स, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया और फेशियल फीचर में इसमें ये है नोज वाला। इसके ना मैंने ये लिंक दिया हुआ है, इसको मैं आपको साथ सेंड भी कर दूंगा, उसके साथ आप रिलेट कर लेंगे। ये जस्ट इन केस किसी को जरा मेमोराइज करने में जरा मुश्किल होती है, तो उसके लिए ये जो सा ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन जस्ट फॉर द रिवीजन आपको ये बता रहा था कि इसमें हमारे पास ये हो रहा था कि जो लाइसोसोम्स हैं, वहां तक ये जो है इसके जो गोल्जी वाले वेसिकल्स हैं वो पहुंच जाते हैं, लेकिन उन गोल्जी वेसिकल्स के अंदर जो लाइसोसोमल एंजाइम्स है वो नहीं होते। लाइसोसोमल एंजाइम्स सेल से बाहर जो है वो सिक्रीट हो जाते हैं, तो वहां पे जाके प्रॉब्लम करते हैं। और जो सेलुलर डिब्री होता है, जो वो लाइसोसोम के अंदर आके जमा होता है, जिसकी वजह से इंक्लूजन बॉडीज बनती हैं। सो बस ये रिवीजन है। उसके बाद हम आ जाते हैं शिडेकेगाशी सिंड्रोम पे। हाँ, ठीक है। शिडेकेगाशी सिंड्रोम बेसिकली, अब मैं इसमें हम लोगों ने ना, ये मैंने जो ये लाइसोसोमल डिजीज आपके साथ डिस्कस की है ना, ये वाली, इसको डिस्कस करने की वजह ये थी कि ये लाइसोसोम्स का जो है ना, ये उससे रिलेटेड है आई सेल के साथ ही शिडेकाश। इसमें अब क्या हो रहा है, लाइसोसोमल ट्रैफिकिंग रेगुलेटर जीन जो है, उसका प्रॉब्लम आता है, उसके डिफेक्ट है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो, सबको नजर आ रहा है ना? स्टूडेंट, सबको नजर आ रहा है ना? ठीक है। इसमें ये देखिएगा जरा, इसके अंदर आप यहाँ पे बात करें कि यहाँ से जो लाइसोसोम्स हैं वो यहाँ से बन रहे हैं, और सॉरी लाइसोसोम्स, हाँ, ये जो एंजाइम्स है वो यहाँ से आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना, इसको कह रहे हैं कि फेगोसोम्स है। जो भी मटेरियल है उसको अंदर लेकर आ रहा है, ये फेगोसोम है, और यहाँ से ये जो मटेरियल आ रही है ये लाइसोसोम बन रहा है बेसिकली। ठीक है। अब मैंने बीच में शायद मेंशन करने में थोड़ी सी एक की है कि ये जो है एंजाइम्स, ये आपस में जो मिल रहे हैं ये अर्ली लाइसोसोम बन रहे हैं। मैंने बीच में, आई नो कि मैंने थोड़ा सा इसको डिफरेंट से मेंशन कर दिया कि ये वाला फेगोसोम यहाँ पे होता है। बट द पॉइंट इज कि ये साथ जब मिल रहा है, ये साथ लाइसोसोम बन रहा है। फेगोसोम प्लस ये वाला जो लाइसोसोम है मिल रहा है, तो अर्ली वेसिकल ये वाला जो मिल रहा है, तो ये लाइसोसोम बन रहा है। अभी जो लाइसोसोम है, अ, यहाँ पे इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इनकी जो फ्यूजन है ना वो डिफेक्टिव है शीडेकेगाशी के अंदर। और वो किस वजह से, लाइसोसोमल ट्रैफिकिंग रेगुलेटरी जीन जो सी है उसकी वजह से डिसफंक्शन इन फेगोसोम लाइसोसोम फ्यूजन। उसकी फ्यूजन जो सी है वो उसके अंदर डिफेक्ट है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये सारे सिम्टम्स हैं। ये थोड़ा सा इसके अंदर बताया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ना सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ कि अब वो जो फ्यूजन हो रही है, ठीक है, एंडोसोम नहीं, बेसिकली फेगोसोम। फेगोसोम जो है वो क्या होता है कि जो भी एंडोसाइटोसिस होता है, और आपको पता है ना फेगोसाइटोसिस होता है और फिर पिनोसाइटोसिस होता है, तो जो फेगोसाइटोसिस हो जाते हैं, फेगोसाइटोसिस जो बन रहे हैं वो बेसिकली जो है ना वो है वो एंडोसोम्स है। टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी है, लेकिन कहना है मतलब वो जो फेगोसोम है ना उसकी बात करें कि जो आउटसाइड मटेरियल सेल के अंदर आ रहा है वो फेगोसोम है। और जो यहाँ से वेसिकल है लाइसोसोमल एंजाइम्स के साथ यहाँ से निकल रहा है वो लाइसोसोम है। अभी जो लाइसोसोम है, इनकी यहाँ पे इस पॉइंट पे फ्यूजन होनी है। वो जो फ्यूजन है वो डिफेक्टिव है। उसकी वजह से फिर शेडिक काशी होती है। ठीक है। अब उसके अंदर जो है ना, इसके अंदर उन्होंने ज्यादा बताया नहीं, और इसके अंदर बस ये आता है आपके पास कि
जो ग्रेन्यूल्स हैं, यहाँ पे देखिएगा, एज्यूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स, दैट इज लाइसोसोम्स। ये मैंने पेज 412 से उठाया कि न्यूट्रोफिल्स के अंदर क्या होता है कि एज्यूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो कि बेसिकली जिनका दूसरा नाम है न्यूट्रोफिल्स के अंदर लाइसोसोम्स है, उनको एज्यूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स कहते हैं। उनके अंदर प्रोटीनेज होते हैं जो कि ब्रेक डाउन एंजाइम है। फिर एसिड फॉस्फेटेज है, ये वो ब्रेक डाउन सॉर्ट ऑफ उसके अंदर फॉस्फेट ऐड करने वाला एंजाइम है। माइलोपेरोक्सीडेज है, इसका फंक्शन हम पढ़ेंगे। बेसिकली इसका काम होता है, ये ब्लीच या हाइपोक्लोरिक एसिड बनाता है। और बीटा ग्लूकुरोनिडेज है, ये भी एंजाइम है, इसका फंक्शन देखेंगे क्या है। तो द पॉइंट इज के यहाँ पे प्रोटीनेजेस और ये जो किलिंग एंजाइम है, डिस्ट्रक्शन वाले जो एंजाइम है, वो एज़ोरोफिलिक ग्रैन्यूल्स के होते हैं। अब वो जो ग्रैन्यूल्स हैं वो इसके अंदर ही पड़े रहते हैं, वो इन इस फेगोसोम के साथ मैच नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पास जॉइंट ग्रैन्यूल्स इन ग्रैन्युलोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। मेनली ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स हम शायद थोड़ा सा आपको याद हो कि हम लोग बात की थी कि बेन वाले जो होते हैं ना, बेजोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स जो है, ये ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। इसके अंदर पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल्स के जो है ना, उनको ग्रैन्युलोसाइट्स से इंडिकेट होती है। तो प्लेटलेट्स के अंदर ग्रैन्युलोसाइट्स की कलेक्शन हो जाती है। ये इसकी फाइंडिंग है। पैनसाइटोपिनिया, इसमें आपके पास है कि जो सारे सेल्स हैं उनकी जो है वो कमी हो जाती है, और माइल्ड कोएगुलेशन डिफेक्ट भी है। और वो प्लेटलेट्स की वजह से, प्लेटलेट्स के डिसफंक्शन की वजह से जो है कोएगुलेशन डिफेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेशन। नर्व्स उसकी वो डैमेज हो जाती हैं। और हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, दोनों नर्व से रिलेटेड है। एल्बिनिज्म के अंदर भी ये कहते हैं कि जो ये जो फेगोसोम्स और लाइसोसोम्स वाले हैं, इसी तरह का इंटरेक्शन जो है वो मिलानोसाइट्स के अंदर हो रहा था। कि जो मिलानोसाइट्स होते हैं, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे करके ड्रॉ कर देता हूँ कि बेस जो थी ना आपकी स्किन के अंदर, जो बेजल बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, वहां पे मिलानोसाइट्स उसके पास पड़े थे, और वो जो है ना मेलानिन बना के ऊपर जो कैरोटिनोसाइट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। तो वो जो इसकी जो है ना ट्रांसपोर्ट जो है वो सिमिलर मैकेनिज्म से डिफेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से एल्बिनिज्म आता है। रिकरेंट पायोजेनिक इन्फेक्शन, क्योंकि न्यूट्रोफिल जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। अब जो लिम्फो हिस्टियोसाइटोसिस है, ये जो है, हिस्टियोसाइट्स होते हैं ये बेसिकली जो स्किन है उसके अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको कहते हैं। तो ये जो इसके अंदर जो है इनकी साइटोसिन की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, इनकी तादाद बढ़ जाती है। यहाँ तक ये मैंने इसकी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दी है फर्स्ट एड के अंदर, इतना ही इसी चीज लिखे। अगर ये चीज आपने देखी तो इसके साथ ना ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो उन्होंने गेम्स है ना उसको इंडिकेट किया। तो एक मैंने रिव्यू पढ़ा था, उसमें ये था कि स्केची जो से ना कुछ को हेल्प करती कुछ को नहीं करती डेफिनेटली। लेकिन इसके अंदर जो ये होती है ना आपके पास इनका जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है डिजीज का, इसको ना मेमोराइज करना एक बड़ा बहुत मुश्किल से होता है कि रैंडम सी चीज होती है, आपको उसको मेमोराइज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो इमेजेस है ना इसके अंदर, अगर आप और कोई चीजें हैं तो आपको बस ये इनके जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है ना उसको आपको थोड़ा सा पिक कर लेना चाहिए, अगर आपको इससे फायदा हो। तो ये है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। उसके बाद ये एज़ुरोफिलिक ग्रैन्यूल्स का उन्होंने बताया, फिर व्हाइट कलर से बताया हुआ है कि एल्बिनिज्म होता है। ठीक है, ये बताया हुआ है। बाकी ये बताया कि जो आपके पास ग्रैन्यूल्स हैं वो जमा हो जाते हैं, और फेगोसोम्स जो है उनका उनको प्रॉपर उनका लाइसिस नहीं होता, तो वही जो डिब्री है वो जमा हो जाती है सॉर्ट ऑफ। तो ये बेसिकली उससे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। जो मैंने आपको चीजें बताई वो काफी ज्यादा बताई हैं, उसमें से इन्होंने बस ये फेगोसोम लाइसोसोम बताया, और लाइस जो से जीन है वो जो है ना उसको ही उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो मैंने शेडी हिगाशी का एक आधा जो है एक क्वेश्चन देखा था, उसके अंदर एल्बिनिज्म से रिलेटेड जो है ना वो आपको मैकेनिज्म इसकी एल्बिनिज्म से जो सिमिलैरिटी है ना वो आपको पता होनी चाहिए। इस तरह बाकी भी काफी डिजीज हैं जिनके अंदर जो है ना डिजीज की बड़ी एक अनयूजुअल सी एसोसिएशन है, वो हम अब आगे पढ़ेंगे। इसको मजीद हम मैंने भी छेड़ा, लेकिन सिर्फ ये वाली चीजों से आपको बताने के लिए था। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टी सेल्स की एक्टिवेशन पे हम डायरेक्ट आ रही है। थोड़ी ये रिवीजन स्लाइड है, हम लोगों ने सारी चीज पढ़ ली हुई थी। इसके अंदर मैंने आपको बस ये दिखाना था कि आपका जो टी सेल है उसके अंदर हमारे पास ये CD28, इसको मैं रिवाइज करवा रहा था। IL-2 का फंक्शन रिवाइज करवा रहा हूँ। TH1 जो है वो IL-2 बना रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो तो ये ना आउल वो इस जगह पे करके होता है जिससे ही चले, तो ये IL-2 जो है ये CD8 पॉजिटिव टी सेल को स्टिमुलेट करता है कि ये ग्रो करें और अपना नंबर इंक्रीज करें वायरस और कैंसर के इन्वेजन के लिए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो ये इसके अंदर हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है ना, इसके अंदर IL-2 को और हेल्पर टी सेल्स के जो फंक्शन है उसको मैं आपको थोड़ा सा बस ये रिएटरेट करना चाहता हूँ कि आपको वो थोड़ा सा याद हो जाए। उसके बाद हम आ जाते हैं फिर फंक्शन नेचुरल किलर सेल्स। फंक्शन नेचुरल किलर सेल्स के अंदर
ये भी एक रिवीजन स्लाइड है। इंटरफेरॉन हम लोगों ने पढ़ लिए थे कि इंटरफेरॉन का काम बेसिकली क्या है कि जो इंटरफेरॉन अल्फा और इंटरफेरॉन बीटा है, इनका काम ये है कि ये जो सेल कहते हैं उसको, उनका उसको जो अपनी मशीनरी है उसको स्लो डाउन करने का कहते हैं। और जो अल्फा इंटरफेरॉन बीटा है उसका फंक्शन ये होता है कि जो पैराकाइन फंक्शन है अपने आसपास जो सेल है उनको वार्न करता है कि आप लोग अपनी मशीनरी डिक्रीज करें, वायरस का इन्फेक्शन हो गया। फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल ये रिलीज करता है। फिर नेचुरल किलर सेल जो है वो इंटरफेरॉन गामा रिलीज करता है। इंटरफेरॉन गामा जो है वो रिलीज करके इसी तरह के नेचुरल किलर सेल्स को रिक्रूट करता है, और वो नेचुरल किलर सेल्स जो है फिर आगे से एपोप्टोसिस करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं सेल्स को। ठीक है, ये मैं चीजें याद करवा रहा हूँ ये भी हम अप्लाई करेंगे डिजीज के अंदर। अगेन ये जो है ये स्लाइड जो है ये कल हम लोगों ने कवर की थी उसके साथ ही रिलेटेड है। सेलेक्टिव आईजी डेफिशिएंसी जब आईजीए कम हो जाती है, और एटोपी जो है उससे रिलेटेड है। कोई बच्चा बता सकता है कि सीवीआईडी और जो ये एक्सएलए है इसकी प्रेजेंटेशन के अंदर एक पैट पॉइंट क्या था? आई टेक इट कि नहीं बताया इसमें। एक्सएलए जो होता है ये एक तो मेल होगा, इन्फेंट होगा, और 6 मंथ्स के बाद आएगा। ये जो सीवीआईडी है ये वेरिएबल है, चाइल्डहुड के बाद आएगी, इसमें मेल फीमेल दोनों हो सकती हैं। और सीवीआईडी जो है वो बिल्कुल ये भी, हाँ ये भी है कि प्लाज्मा सेल बिल्कुल एब्सेंट है इसके अंदर, फिर भी कुछ होंगे तो इसकी जो सिवियरिटी है वो कम होगी सीवीआईडी की। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट आपने पिक किया। और इसके अंदर बाल जो है ना एटोपी जो है, सॉरी सेलेक्टिव आईजी के अंदर एटोपी जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे हमारे पास ये थायमिक हिप्लेजिया हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, स्केची वाली स्लाइड भी डिस्कस की थी। लेकिन जो है ना ये फर्स्ट एड के अंदर से जो पेज 96 के ऊपर मैंने जो है वो एक चीज लगी थी कि ये एक्सरे जो है लिखा हुआ है, ये एक्सरे इसी तरह क्वेश्चंस के अंदर आपको रिपीट होता है कि ये आप जो है ना जब भी बच्चे का एक्सरे आप देखते हैं ना, अगर उन्होंने चेस्ट दिखाई हुई है, उन्होंने एब्डोमेन नहीं दिखाया हुआ, तो आपने एक दफा इसको जरूर नजर लगा लेनी कि थाइमस जो है ये उन्होंने दिखाया हुआ नहीं। तो जो थाइमस है बच्चों के अंदर था, बाद में ये एक्सरे में नजर नहीं आता। अब इसमें ये तारे के एंट्रोस्पीरियम मीडियास्टाइनम के अंदर होता है साइट फॉर टी सेल डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन। ये बड़ी पेट सी चीजें हैं, ये थर्ड ईयर से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि टी सेल थाइमस में और बी सेल बोन मैरो में एनकैप्सुलेटेड होता है। थाइमस एपिथेलियम इज ड्राइव फ्रॉम थर्ड फ्रेंजल पाउच, और मेडुला इज पेल विद मेच्योर टी सेल्स एंड हैसल कॉर्पसल कंटेनिंग एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, इसमें कोई मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है? मेडुला विद मेच्योर एंड कॉर्टेक्स इज विद इमेच्योर। अब थाइमोमा जो है दिस इज अ न्यूप्लिज्म ऑफ थाइमस एसोसिएटेड विद माइस्थेनिया ग्रेविस, स्पीरमैनिया केबा सिंड्रोम, प्योर रेड सेल एप्लेजिया, गुड सिंड्रोम। इसके अंदर जो ये माइस्थेनिया ग्रेविस की एसोसिएशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे जब हम माइस्थेनिया ग्रेविस पहुंचेंगे। ठीक है, इसको इसके अंदर कोई चीज मिसिंग तो नहीं है? हम मूव कर लें आगे। ठीक है, बाकी बच्चे भी बता दें। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमने कर दिया। मैं कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा सा इसलिए रिवाइज करूँ कि हमारे पास जो था C3A और C5A, ये सबसे इम्पोर्टेंट थे। ये C5A और C3 ये दोनों जो सही कीमो अट्रैक्टेंट के अंदर था, लेकिन इसके अंदर जो C5 है उसके बारे में लिखा है कि न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस इसका जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस के लिए। अ, उसके बाद इसके अंदर मैंने एक चीज ये बताई थी कि मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ी सी थी आपको, ये C3 कन्वर्टेज, C5 कन्वर्टेज, बेसिकली हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि C3 का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है और C5 का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। इन दोनों की ब्रेकडाउन होती है, C3A बनता है, C5A बनता है। ए और बी बनते हैं। ए जो है वो चले जाते हैं, उनका काम होता है कीमोटैक्टिन, कीमोटैक्सिस और ऑप्सोनाइजेशन। उसके बाद जो C5B है वो उनका काम होता है कन्वर्टेज बनाना, और फिर बाद में मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाना। 3, 5B जो है इनका काम है इनिशियल, इसको अर्ली कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये C4 और C2 के फंक्शंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन ये कि ये बेसिकली ये, लेकिन 5 से पहले पहले जो है ना वो अर्ली कॉम्प्लेक्स है, और 6 और से 9 तक जो है वो लेट डिलेड कॉन्टेक्स या लेट जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट है। इसके अंदर एक प्रोटीन जो मैंने आपको बताया नहीं कि जो IgG और IgM जो है ना इनका कॉम्प्लीमेंट के अंदर ऑप्शनलाइजेशन वाला जो रोल है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको एक दफा आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि ये देखें, यहाँ पे IgM कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करवा रही है। ठीक हो गया।
और आईजीजी क्या करवाती है? कोई किसी को याद है आईजीजी किस चीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो, ऑप्शनाइजेशन के लिए जो है ना वो आईजीजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, C3B भी ऑप्शनाइजेशन के लिए, और जो आईजीजी है वो ऑप्शनाइजेशन, जो ग्रैंड मास थी वो हेड कर रही थी और उसके अंदर ऑप्शनाइजेशन होती थी, ऑप्शनाइजेशन के लिए ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, C3B ये आ गया और साथ उसमें है। अब ये जो चीजें ना इनको मैं अब आपको बताऊंगा कि जब हमारे पास ये आईजीजी की या आईजीजी की जो डेफिशिएंसी होगी, एक्सेसिव होगी, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी वो चीज़ है। यहाँ पे इनहिबिटर्स को थोड़ा सा नोट डाउन कर लें। डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर्स, DAF, also called CD55 और C1 esterase inhibitor, they help prevent complement activation on cell RBC। ये मैंने कल बताया था कि ये बेसिकली हेल्पर टी सेल्स का फंक्शन है। अभी जो जब ब्रेक होगी आप लोगों ने मुझे याद रहना, इसकी मैं स्लाइड्स ऐड करना भूल गया हूँ। इसकी स्लाइड्स जो से ना हम लोगों ने आज ऐड करके कवर करनी है, क्योंकि वो भी साथ साथ ही आपके डिस्कस हो जाए तो अच्छा है। अब यहाँ पे आगे ये मैक्रोफेज का फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आपको फंक्शन जो समझ आएगी तो आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है ना उसको अंडरस्टैंड करने में बड़ी हेल्प होगी। तो अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। अ, सादा सी एक चीज आपको बता देता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ KGI L2 और इंटरफेरॉन गैमा, ये दो चीजें। IL-12 बेसिकली IL-12 और इंटरफेरॉन गैमा, ये दो चीजें जो डेंड्रिटिक सेल है उसने स्क्रीट की, और इन्होंने जाके हेल्पर टी सेल जो है अनडिफरेंशिएटेड उसको डिफरेंशिएट कर दिया इनटू TH1। अभी जो TH1 है इसने बनाया IL-2, और साथ इसने मजीद बनाया इंटरफेरॉन गैमा। इंटरफेरॉन गैमा और IL-2 ने जाके मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ये सिंपल सा मैकेनिज्म। अब इस सारे मैकेनिज्म को हम अप्लाई करते हैं कि इसमें इसमें क्या बता रहे हैं। TH1 secretes interferon gamma, which enhances the ability of monocytes and macrophages to kill microbes they ingest। मैंने आपको बताया कि हेल्पर टी सेल था वो TH1 था, और TH1 ने आगे क्या बनाया था? इंटरफेरॉन गैमा, और साथ बनाया था IL-2। अब ये दोनों ने स्टिमुलेट किया और उन्होंने क्या किया कि मोनोसाइट्स का, आपको पता है मोनोसाइट्स ही बन के आगे मैक्रोफेज बनाते हैं ना, तो मोनोसाइट मैक्रोफेजेस दे किल द माइक्रोब्स दैट दे इंजेस्ट, उनको स्टिमुलेट करते हैं कि आप लोग जो अपने माइक्रोब्स है उसको डिस्ट्रॉय करें। दिस फंक्शन is enhanced by the interaction of T cells, CD40 ligand with CD40 on macrophages। किस बच्चे को याद है कि ये CD40 ligand जो है ये हम लोगों ने और किस जगह पढ़ा है? टी सेल के ऊपर होता है, ठीक है, CD40। और टी सेल के साथ कौन सा सेल है जिसके साथ इंटरेक्शन के अंदर ये होता है? बी सेल। तो बेसिकली बी सेल की एक्टिवेशन के लिए जो है ना ये CD40 ligand जो है इंपॉर्टेंट है। यानी कि उस पर्सपेक्टिव में आपको ये चीज जो है मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ। अभी ये स्लाइड मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आपको याद है मैं स्लाइड को बेसिकली मैं अब यहाँ पे नहीं लेकर आया। ध्यान में उसमें की थी कि उसमें ही होता है कि वो जो एक बंदा होता है जो बैठा होता है, 20 सेल आर्च होता है, वो साथ प्रेजेंट कर होता है TH सेल को और ड्रैगन हेड के साथ, और वो जो 40 पाउंड वाला बैग होता है ना वो वाली एग्जाम्पल है। उसको दोबारा ऐड करने के बाद में, खैर आप जो याद है बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं याद उनको मैं ये चीज थोड़ा सा याद रखें कि CD40 जो उनका लाइगेंड है ये इंपॉर्टेंट है बी सेल की एक्टिवेशन के लिए, को स्टिमुलेशन सिग्नल है। बाकी बच्चे जरा मुझे थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आप मिस कर रहे हैं, या बिल्कुल आपके सर से गुजर रही बात ये, या फिर थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बताएं, लाइक बी ऑनेस्ट विद इट। जवाब नहीं दे रहे या आपको पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है? थोड़ा सा मुझे जरा बता दें। थोड़ा सा भूल गया। ये वाली पिक्चर जो थी ना, ये मैंने इसमें आपको दिखाया हुआ है कि CD40
लाइगेंड इंटरेक्ट्स विद द बी सेल के CD40 के साथ, ये वाले पिक्चर बी सेल है उसके ऊपर आप ये देखें कि CD40 है, ये को स्टिमुलेटरी सिग्नल है CD40 लाइगेंड के साथ। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर CD40 अब आगे एक डिजीज हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि इसका डिफेक्ट आता है, तो इसलिए बता रहा हूँ कि CD40 बी सेल के अंदर भी और मैक्रोफेजेस के अंदर भी याद है। ठीक हो गया? आई होप सो कि बाकियों को भी याद है कि मैंने स्लाइड रिवाइज करवा दी है। अच्छा, अब ये आ गया। उसके बाद आया था मैक्रोफेजेस आल्सो एक्टिवेट लिम्फोसाइट्स वाया एंटीजन प्रेजेंटेशन। अब ये इनका फंक्शन बताया हुआ है। अब हम इसको इसके अंदर से सारे नहीं पढ़ना है, 212 के अंदर सिर्फ ये जो मीडिएटर्स है ना, मैं ये आपको बताने, ये मैंने बताया कि मुख्तलिफ जगहों पर सारी इंफॉर्मेशन फैली हुई है। अगर आप ये तस्वीर को देख लेना, इससे भी आपको काफी चीजें याद हो जाएंगी कि इसमें बताया था कि जो ये TH1 है, इसने इंटरफेरोन गामा बनाया, या नेचुरल किलर सेल है उन्होंने भी इंटरफेरोन गामा बनाया। इंटरफेरोन गामा जो है उसने क्या करना है कि मैक्रोफेज जो है उसको एक्टिवेट करना है। होता है कि जो मैक्रोफेज है ये एंटीजन प्रेजेंट करता है TH1 को, और जब TH1 को एंटीजन प्रेजेंट करता है, TH1 दोबारा जो है इंटरफेरोन गामा और ज्यादा बनाता है, जिससे मैक्रोफेजेस की जो एक्टिविटी है वो और ज्यादा हो जाती है। जब मैक्रोफेजेस की एक्टिविटी ज्यादा होती है तो दो चीजें बनाते हैं। एक ये बनाते हैं TNF अल्फा, और दूसरा ये बनाते हैं एक C5A जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से C5A है ये, देखो और से, लेकिन ये कि ये TNF अल्फा है, और एक और है जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रोफिल जो से हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन पे रश करते हैं, वहां पे पहुंचते हैं। एक तो मैक्रोफेजेस हो गया, साथ ही आता है जब वहां पे होता है, तो ये साथ जो है एंजियोजेनेसिस भी माइक्रो मैक्रोफेजेस का फंक्शन है। अब इसको थोड़ा सा अगर आप देखेंगे कि TH1 सेल सिक्रीट इंटरफेरॉन गामा, मैक्रोफेज क्लासिकल एक्टिवेशन प्रो इन्फ्लेमेटरी, इंटरफेरॉन गामा से मैक्रोफेज की क्लासिक एक्टिवेशन हुई, और TH2 सेल्स secrete IL4 and IL13 macrophage alternative activation repair and anti-inflammatory। इस पिक्चर को अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे ना, आपको एक चीज का एहसास होगा कि कुछ जो मीडिएटर्स है ना, वो एक सेल को अगर एक्टिवेट करते हैं तो दूसरों को इनहिबिट कर रहे होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो IL4 है और IL5 है, हमने बड़े जो टाइप 1 एंटी एलर्जी था उसमें हमने पढ़ा था कि IL4 और IL5 जो से ईओसिनोफिल और IgE को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो IL4 जो से ये देखें TH17 को इनहिबिट कर रहा है, फिर IL4 जो से TH1 को इनहिबिट कर रहा है, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट कर रहे हैं, और एक्टिव के अंदर एक्टिव उसको चला रहे हैं। तो ये सिंपल है, इसको बहुत ज्यादा अपने जहन पे सवार करने की जरूरत नहीं है। मैंने लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये आगे पीछे आ सकते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। जो आपको जो इंपॉर्टेंट होंगे ना, मैं आपको बताता जाऊंगा जिनका आपको जरूर पता होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे आ गया मैक्रोफेज का जो है ना, वो TNF अल्फा से एक रिलेशन है, ये हम लोगों ने याद रखना है। अब ये इसके अंदर देख लेते हैं। अभी जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है ना, बेसिकली इसको डिटेल में पढ़ेंगे साथ साथ, लेकिन आपको अभी थोड़ा सा आइडिया हो गया कि मैक्रोफेजेस इस पिक्चर में कहाँ पे फिट हो रहे हैं। हम लोग को बी सेल और टी सेल का तो बहुत अच्छी तरह पता लगे ना, लेकिन मैक्रोफेजेस को भी मैं इस पिक्चर में फिट करना चाह रहा था। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है मैक्रोफेजेस कहाँ से एक्शन में आ रहे हैं? ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे, इसको देखें। APC जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स present antigen to CD4 T cells and secrete IL-12। CD4 T cells differentiate into TH1 cells। ये वाली जो इमेज है, अगर आपने यहाँ से याद रखनी है, ये वो चीज है कि, या अगर आपने टेक्स्ट बुक से करना है तो फिर ये टेक्स्ट बुक के लिए ये वाली पिक्चर्स हैं। IG इन्वॉल्व इन एक्टिव इन्फ्लेमेशन। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। मैक्रोफेजेस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के लिए नोटोरियस हैं। तो अब हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ जो है वो मूव करें। इसमें अब यहाँ पे आगे ये है कि जो है ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की ये वाली बात के लिए, ये वाला मैंने इसमें बताया था कि जिस तरह क्या है कि जो ये डेंड्रिटिक सेल है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, उन्होंने IL-12 और साथ जो है ये इंटरफेरॉन गामा क्रिएट किया, जिसकी वजह से ये जो हेल्पर टी सेल था ये डिफरेंशिएट हुआ इनटू TH1। TH1 ने फिर IL-2 बनाया, और IL-2 के साथ इंटरफेरॉन गामा बनाया। ये देखें, TH cells secrete IL-2 and IL-12। IL-2 से फिर क्या होता है, CD4 positive T cells differentiate into TH1 helper cells। इन TH1 secrete interferon gamma, जिससे मैक्रोफेज की एक्टिवेशन होती है। मैक्रोफेज increase cytokine secretion that is TNF alpha, formation of epithelioid macrophages and giant cells।
अब ये जो जायंट सेल है ना, ये बात आ गई है मैक्रोफेज के साथ ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन की बात आ गई है। एंटी टीएनएफ थेरेपी कैन कॉज सिक्वेस्ट्रिंग ग्रैनुलोमास टू ब्रेक डाउन डिसेमिनेटेड डिजीज। ऑलवेज टेस्ट फॉर लेटेंट टीबी बिफोर स्टार्टिंग एंटी टीएनएफ थेरेपी। जो एंटी टीएनएफ थेरेपी है ना आपके पास, अब ये अब हम थोड़ा सा फार्माकोलॉजी को इन्वॉल्व करें। एंटी टीएनएफ थेरेपी जो होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए, रूमेटाइड आर्थराइटिस में क्या हो रहा है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही थी ना। तो अगर आपके वो जो इनिशियल डिजीज थे वो काम नहीं कर रही इनिशियल मेडिसिन, तो अब आप एंटी टीएनएफ थेरेपी शुरू करें। वो जो एंटी टीएनएफ थेरेपी है वो क्या कर रही थी, ग्रैन्युलोमा को स्प्रेड स्प्रेड करवा सकती। तो अगर कोई पेशेंट है ना, होता है कि 70% जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसको कहीं ना कहीं लाइफ में टीबी का इन्फेक्शन हुआ होता है, लेकिन हमारी बॉडी ने उसको फाइट ऑफ कर दिया होता है। तो क्या होता है कि वो जो टीबी होता है ना, वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं छोटा सा ग्रैनुलोमा बना के पड़ा होता है। अब जब आपने चेक किया नहीं पहले कि लेटेंट टीबी था या नहीं, और आपने एंटी टीएनएफ थेरेपी शुरू करवाई थी, तो वो डिसेमिनेट करके टीबी मेनिंजाइटिस कर सकता है। तो ये कहने का मकसद है, उसके साथ बड़ी एक प्यारी कोरिलेशन है। एसोसिएटेड विद हाइपरकैल्सीमिया ड्यू टू इंक्रीज 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी इन एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्टिंग इन इंक्रीज विटामिन डी एक्टिविटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सार्कोइडोसिस के बैकग्राउंड में। सार्कोइडोसिस जो है वो एक ग्रैनुलोमा डिजीज है, और उसके बैकग्राउंड में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो क्या होता है कि ये सार्कोइडोसिस के अंदर जो ग्रैनुलोमा होते हैं वो हाइपरकैल्सीमिया करवाते हैं। तो एक फाइंडिंग होती है, वो उससे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि सार्कोइडोसिस हुआ है, उसको आपको फाइंडिंग देते हैं कि कोई जो है ना वो ब्लैक पेशेंट है, उसको जॉइंट्स वगैरह डिजीज है, उसके बाद उसको ना उसका हाइपरकैल्सीमिया आ रहा है, टेटनी हो रही है उसको। ठीक है। तो जो है ना, या रीनल स्टोन हो रहे हैं बेसिकली हाइपरकैल्सीमिया, तो क्या प्रॉब्लम है उससे, तो आपको वहां पे ये एक ऑप्शन ही होगी अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी इनके साथ। ठीक है। अब यहाँ पे ये उसी से रिलेटेड है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने टी सेल को प्रेजेंट किया, IL-2 बना। टी सेल जो से डिफरेंशिएट होगा into TH1, TH1 ने इंटरफेरोन गामा गामा बनाया, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस TNF अल्फा बनाया, जिससे फिर ग्रेनुलोमा बन गया। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पे, कुछ समझ आ रही है? ठीक है। हम सारी चीजों नहीं कह रहे। आपने, मैंने जिस टाइम बताया ना, आप लोगों ने ये चीजों को मार्क कर लेना, जो जो चीजें स्लाइड्स हैं इनको आपने मार्क कर लेना कि जब हम आपने जो जो अपनी बुक के अंदर की आप लोगों ने ये चीजें कहीं ना कहीं कवर कर ली हैं। मैं फिर भी आपको साथ साथ जो है रिवाइज करवाता रहूंगा। ये सार्कोइडोसिस वाले जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है ना, ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर भी की थी मैंने, उस वक्त इसका जिक्र नहीं किया ताकि मजीद कंफ्यूजन होती। अब यहाँ पे आ जाती है न्यूट्रोफिल जो है ना, उनकी माइग्रेशन टुवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फेक्शन। वो कैसे मैकेनिज्म होता है, वो इतना ज्यादा है। मैं आपको पहले ना सादा सादा सब बता देता हूँ ताकि आपको एक चीज आई। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, ये पहले क्या होता है कि ब्लड सेल्स के अंदर, ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर घूम फिर रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि एक जो कोई भी इन्फेक्शन होता है ना, तो पहले एक सिलेक्टिन जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो एपिथेलियम की सरफेस पे आता है। अब जो एपिथेलियम वैस्कुलेचर कह रहे हैं, इसमें मैं देखता हूँ कि एपिथेलियम एंडोथेलियम मेरे से खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि जो है ना अंदर जो मेम्ब्रेन है एंडोथेलियम है, सॉरी ठीक है। एंडोथेलियम कि एंडोथेलियम की सरफेस पे सेलेक्टिंग मॉलिक्यूल आता है। और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो इसके ऊपर एक स्लिंग होती है, एक और एक मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लूजली अटैच होते हैं। काइंड ऑफ लाइक स्पाइडरमैन जिस तरह होता है ना, वो अपने वेब से फिरता रहता है, तो लूजली अटैच होते हैं। फिर आगे जिस जगह पे उन्होंने निकलना होता है वहां पे एक और मॉलिक्यूल होता है, आई कैम या कैम मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। आई कैम और पी कैम हम अभी पढ़ते हैं। उन मॉलिक्यूल्स के साथ जाके फिर ये अटैच होते हैं इंटेग्रिन प्रोटीन के थ्रू, और वो जो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं वो ये अब टाइट या टाइट बाइंडिंग होती है, एडहियन कहते हैं इसको। एडहियन करने के बाद जब इन्होंने जिस जगह पे निकलना होता है ना, वहां पे फिर एक और मॉलिक्यूल होता है पी कैम। पी कैम से फिर ये उस जगह पे निकलते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन होती है। ये इसका जनरल जनरल सा मैकेनिज्म है। पहले आपके पास रोलिंग या मार्जिनाइजेशन है, फिर इसके बाद टाइट बाइंडिंग या एडहीजन है, उसके बाद जो है ये ट्रांसमिशन है। ये बात जनरल कॉन्सेप्ट समझ आ गया बात का? ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि मार्जिनेशन एंड रोलिंग के अंदर डिफेक्टिव, मार्जिन एंड रोलिंग के अंदर है डिफेक्टिव इन ल्यूकोसाइड डेफिशिएंसी टाइप 2। टाइप 2 है। ये जो सायल लुइस है, ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया ना,
स्लिग इसका उसको इसमें मेंशन कर रहा है, जो है ये सिलेक्टिंग लाइगेंड जो है उसका उसका है बेसिकली। तो उसका ही दूसरा नाम है साइल लुविस। ठीक है। तो साइल लुविस जो भी, ठीक है, इसका नाम है। अभी इसको मैं आपको मजीद बताता हूँ। तो ये इसके अंदर आपको मार्जिनलाइजेशन के अंदर बताता है कि रोल कर रहा था ई सेलेक्टिन और पी सेलेक्टिन। इसके अंदर बेसिकली सेलेक्टिन अगर आप याद कर लेते हैं तो वन एंड द सेम थिंग है। अलग अलग ई सेलेक्टिन पी सेलेक्टिन को इतना पूछा नहीं है। आप रेगुलेटेड बाय TNF एंड IL-1, रिलीज फ्रॉम, ये जो पी सेलेक्टिन है दिस इज रिलीज फ्रॉम वेबल प्लेटेड बॉडी। ये जो होता है ना, ये एंडोथेलियम के अंदर स्पेशलाइज्ड रॉड शेप बॉडी होती है जो पी सेलेक्टिन सीक्रेट करते हैं। ग्लाइकैम एक और प्रोटीन है सरफेस पे, CD34 एक और है। साइल ल्यूविस मैंने आपको बताया कि ये जो ल्यूकोसाइड ये न्यूट्रोफिल की सरफेस के ऊपर जो है ये लाइगेंड होते हैं। इस अभी एल सेलेक्टिन या ये दो चीजें कर लें, ये जो है ये न्यूट्रोफिल के सरफेस पे होते हैं जो कि इन तीनों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अभी इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद कुछ मेमोरी मेमोरी के अंदर रह जाए। यहाँ पे न्यूट्रोफिल उन्होंने क्या बताया, यहाँ पे उन्होंने क्या है कि ये जो स्लिग है या जिसको ये साइल लुइस कह लें, ये एल सेलेक्टिन जो है ये इसने इंटरेक्ट किया सेलेक्टिन के साथ। पहले क्या हुआ कि ये जो थे ना माइक्रोब्स आए हैं, माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई किया माइक्रोफेजिस ने। माइक्रोफेजिस को ना इस तरह भी शो करते थे, माइक्रोफेज ने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद इन्होंने बनाया IL-1 और साथ इन्होंने बनाया TNF अल्फा। TNF अल्फा और IL-1 जो से इन्होंने क्या किया कि ई सिलेक्टिन को जो है ना वैस्कुलेचर में ई सिलेक्टिन को अप रेगुलेट किया। ये ई सिलेक्टिन वाला बटन दबाया। ई सिलेक्टिन के बाद फिर यहाँ पे पी सिलेक्टिन जो है वो जो है ना सरफेस पे साथ वो भी प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। अब ई सिलेक्टिन के साथ इंटरेक्ट किया न्यूट्रोफिल ने एल सिलेक्टिन के थ्रू। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइट बाइंडिंग में क्या हुआ कि जिस जगह पे इन्होंने पहुंचना था वहां पे प्रोटीन है आई कैम और वी कैम। इन प्रोटीन्स के साथ ये जो ना एक इंटेग्रल हुक उन्होंने बना के दिखाई हुई है कि इंटेग्रल हुक के थ्रू एक करता है पी आई कैम और पी वी कैम के साथ इंटरेक्ट। तो इंटेग्रिन या CD18 या CD11। अब ये जो दो चीजें ना इसको आपको ये याद रखना है, इंटेग्रिन और CD18, क्योंकि ये CD18 जो है ल्यूकोसाइड एडिनिन डेफिशिएंसी टाइप 1 के साथ रिलेटेड है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि CD18 की जो डेफिशिएंसी है ये ल्यूकोसाइड एडिशन डेफिशिएंसी डिजीज है उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये बात फॉलो कर रहे हैं बात, इंटेग्रिन्स इन ल्यूकोसाइड एडिशन डेफिशिएंसी टाइट बाइंडिंग एडिशन। अब ये यहाँ पे इसने CD18 इंटेग्रिन CD18 आई कैम इसके साथ इन्होंने इंटरेक्ट किया और ये टाइट बाइंडिंग को इंडिकेट करें। यहाँ पे जो 5A है हम लोगों ने यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ 5A को, तो आपको याद है ना C5A, ये मैं कॉम्प्लीमेंट से बताया कि न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिन टैक्सिस है C5A का स्पेशली। तो ये C5A को भी उन्होंने इंडिकेट किया हुआ है। उसके बाद आए थे ये पीक कर रहे हैं, यहाँ से पीक यानी कि झांकना है, तो पी कैम जो है उसके अंदर क्या है कि डायबिटीज के लिए ये जो ट्रांस माइग्रेशन है उसके लिए पी कैम को यूज करता है, और जिस जगह पे इन्फेक्शन था वहां पे करता है। और PKM-1 जो है CD31 लाइगेंड जो है उसके साथ वो इनका आपस में इंटरेक्शन था वहां पे जहाँ पे इन्फेक्शन था वहां पे पहुंच जाता है। WBC ट्रैवल बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स एंड एग्जिट ब्लड वेसल्स। ये आगे उसके बाद आता है हमारे पास माइग्रेशन। WBC ट्रैवल थ्रू इंटरस्टिशियम ऑफ साइट ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन गाइडेड बाय कीमोटैक्टिक एजेंट। अब यहाँ पे कीमोटैक्टिक एजेंट्स का रोल आ गया है। कीमोटैक्टिक एजेंट के अंदर C5A, IL-8, LTB4, 5HT इसका पूरा नाम है लिखा हुआ है, कैलेट्रिन और लिटिल एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड फॉर्मेल्डिहाइड। बट जो आपको याद रखने वाले ये LTB4 को हम बहुत ज्यादा स्टडी करेंगे, C5A और IL-8 जो सही है जो नोटेबल हैं, जो हमें ये चीजें मतलब एटलीस्ट ये हमें पता होना चाहिए, बाकी नहीं याद रहते तो कोई इशू नहीं है, मतलब वो कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। ठीक है, इसके अंदर मजीद मैं नहीं अब बताता, मजीद जो है वो चीजों के अंदर ये है कि क्विक रिकैप। ओके, क्विक रिकैप में ये है कि सबसे पहले हमारे पास मार्जिनेशन है। मार्जिनेशन के अंदर हमारे पास पी सिलेक्टिन या ई सिलेक्टिन दोनों है। सिलेक्टिन का नाम याद रखना है कि सिलेक्टिन जो है उसके साथ ये लूजली अटैच होते हैं न्यूट्रोफिल्स विद द हेल्प ऑफ साइल लुइस या स्लिग या एस एल सिलेक्टिन के थ्रू। लूजली अटैच होते होते ये स्विंग करते हुए पहुंच जाते हैं जिस जगह पे इन्फेक्शन तो उसके पास, वहां पे पहुंच के CD18
इंटेग्रिन जो है ये न्यूट्रोफिल्स के ऊपर होती हैं, और आई कैम और वी कैम जो होते हैं ये एंडोथेलियल की सरफेस पे होती है। वहां पे आपस में इनका एक स्ट्रॉन्ग टाइट बाइंडिंग होती है, जिसको एडहेजन कहते हैं, टाइट बाइंडिंग होती है। और ये ल्यूकोसाइड एडहेजन डेफिशिएंसी के अंदर जो है इम्पेयर्ड होती है, इसलिए ये उसके अंदर CD18 प्रोटीन का डिफेक्ट होता है। तो ये उस डिजीज के अंदर डिफेक्ट होते हैं, वरना ये होता है कि टाइटली एडहियर हो जाता है। उसके बाद जब इन्होंने माइग्रेट करना है जो ब्लड वेसल से बाहर, तो उसके लिए ये यूज करते हैं पीकेम वाले जो प्रोटीन्स हैं। पीकेम के बाद ये जिस जगह पे इन्होंने पहुंचना था, वहां पे स्ट्रॉन्ग जो C5a और IL8 और LTB4 जो होता है, उनकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है, जो कि इनको मजीद हेल्प करती है कि उन्होंने जिस जगह पे इन्फेक्शन है वहां पे पहुंचना है। ये IL8 जो है एट शेप आउल है, ये IL8 का दिखाया हुआ है, मैक्रोफेजेस का है। और एक नेट जो है ना NET एक है, जब इसका फुल फॉर्म नहीं याद, लेकिन यहाँ पे ज़ीरोफिलिक ग्रैन्यूल्स अभी हम लोगों ने पढ़े हैं ना, प्रॉब्ली यहाँ पे कहीं पे मेंशन होगी। प्रोटीनेसेस हैं और एसिड फॉस्फेट नेट नहीं है, लेकिन ज़ीरोफिलिक ग्रैन्यूल्स और जो लाइसोसोम सारे न्यूट्रोफिल से रिलेटेड है, वो सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, कुछ चीजें आई होप सो कि अब मैं रह गई होंगी, इसको मैं मजीद करवा दूंगा ये साथ। और फिर वो कहते हैं जो पस सेल होती है, बेसिकली डेड न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो पस सेल होते हैं। अब इस सारी चीज को समझने के बाद अगर हम ल्यूकोसाइड एडिशन डेफिशिएंसी को पढ़ेंगे, तो हमें हमें वो पीस ऑफ केक नजर आएगी। ये भी जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट है। ये इस वाले के अंदर मैं बताता हूँ, जो पिक्चर याद करना है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट है, जिसके अंदर क्या है कि LFA1 इंटेग्रिन CD18 जो है उसका प्रोटीन का जो है वो फेगो प्रोटीन ऑन फेगोसाइट्स के ऊपर जो है इसका डिफेक्ट होता है, लीड्स टू impaired migration and chemotaxis by C5a, IL8 एंड leukotriene B4। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये तीन जो कीमोटैक्टिक मार्कर्स हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वाला नहीं था। और टाइप 1 है, तो ये अगर वैसे ऐसा नहीं होगा कि अभी आपको टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर कंफ्यूज करें, इतने नहीं करते, लेकिन ये कि फिर भी उन्होंने टाइप 1 मेंशन कर दिया। इसका जो आपके पास सबसे बड़ा साइन होता है वो ये होता है कि ये अर्ली चाइल्डहुड में ही जो है डायग्नोज होती है। इसकी वजह क्या होती है कि लेट सेपरेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। इसमें क्या होता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसके अंदर जब अम्बिलिकल कॉर्ड ने जब सेपरेट होना होता है, तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट करते हैं और अम्बिलिकल कॉर्ड्स को जो है वो वहाँ से डिटैच कर देते हैं। क्योंकि अब न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे पहुंच ही नहीं पा रहे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि सेपरेशन जो है वो लेट होती है। ये फर्स्ट इंडिकेशन है ल्यूकोसाइड एटीन डेफिशिएंसी का। एब्सेंट पस जो इन्फेक्शन होता है, लेकिन जो है ना वहाँ पे पस नहीं बनती। ठीक है, तो ये एक दूसरा इसका साइन है। क्यों वजह इसमें लिखी हुई है कि डिसफंक्शनल न्यूट्रोफिल्स होते हैं, रिकरेंट स्किन एंड म्यूकोजल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बट विदाउट पस, इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स इन ब्लड और एब्सेंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स एट इन्फेक्शन साइट, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग। इंक्रीज न्यूट्रोफिल इन ब्लड, इसको मैंने बताया था पहले किसी लेक्चर में, अगर किसी को थोड़ा बहुत याद हो कि वो, इसको हम क्या कौन सा शिफ्ट कहते हैं, राइट शिफ्ट कहते हैं, लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं? लेफ्ट शिफ्ट, वेरी गुड। अब यहाँ पे ना ये अगर आपने याद करना है, तो उसके अंदर बताया हुआ है कि इसने जो है मशीन है उसको, ये देखिए ना, उसको चका चौन साफ सुथरा किया हुआ है। उसके अंदर कहते हैं कि जो पस है उसके जो इन्फेक्शन होता है वहाँ पे पस नहीं होती, तो ये एक चीज होती है। लेट सेपरेशन वाला ये इसको दिखाया हुआ है कि यहाँ से जो है ना ये लाइक कोड का दिखाया हुआ है कि वो सेपरेट नहीं हो रहा, और जैसे ये भी बंदी है। इसमें बताया हुआ है कि पस सेल जो से वो नहीं बनती। और ये, लेकिन ये जो चीज इंडिकेट है जो याद करने वाली हुई है कि ये दीवार के पीछे रोका, दिस इंडिकेट्स ऑटोसोमल रिसेसिव। देखिए ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये चीज याद रखने वाली है। और CD18 का डिफेक्ट होता है, ये 18+ जो है वो क्रॉस आउट किया हुआ है, CD18। ठीक है, याद रह जाएगा। आई होप सो कि आपको ये 1-2 महीने तक रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। क्या आगे मूव करते हैं? कोई क्वेश्चन तो नहीं पीछे वाली जो सारी चीज़ है उसमें? अ, नहीं, इमेच्योर या मेच्योर का नहीं उससे रिलेशन होता है। लेफ्ट शिफ्ट जो है ना बस वो इंडिकेट करता है कि न्यूट्रोफिल्स की जो परसेंटेज है या अमाउंट है वो ज्यादा हुई हुई है या नहीं। इमेच्योर या मेच्योरिटी से न्यूट्रोफिल्स का रिलेशन नहीं होता। होता ही है ना कि ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ना मूव कर रहे होते हैं, और कुछ जो होता है वो स्टिक किए होते हैं वॉल के साथ।
तो क्या होता है कि जो एल ए डी है, इसके अंदर क्या होता है कि सारे के सारे न्यूट्रोफिल्स जो ब्लड सीरम है उसके अंदर ही घूम फिर रहे होते हैं, इस वजह से फिर न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट वैसे ही ज्यादा रहती है। अब आए थे रेस्पिरेटरी बर्स्ट। रेस्पिरेटरी बर्स्ट हम लोगों ने जो है ना ऑप्सनाइजेशन वाले पार्ट पढ़ लिया था कि जी ऑप्सनाइजेशन होती है, उसके बाद फेगोसाइटोसिस होता है, ये बन गया फेगोलाइसोसोम। फेगोलाइसोसोम इज इक्वल टू लाइसोसोम प्लस फेगोसोम। ये पिक्चर तो आई होप सो के पीछे जाके रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। यार इसके अंदर क्या है कि लाइसोसोमल एंजाइम्स है प्लस जो है जो भी माइक्रोब है वो इस वेसिकल के अंदर है। पहले मैं आपको ना सादा चीज बताता हूँ, वो आपको याद रहेगी तो इजी हो जाएगा, इसकी कॉम्प्लिकेशन में नहीं हम नहीं पड़ते। बेसिकली ये है कि O2 जो है वहां से बनना है H2O2। H2O2 जो है ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं जो आप इन सिंपल वर्ड जला देता है या उस तरह का मैकेनिज्म करता है जिसकी वजह से जो भी चीज को टच करेगा उसको ये भस्म कर देगा, एक तरह कह लें। H2O2 की भी एक एडवांस फॉर्म है HOCl। HOCl हाइपोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये ब्लीच इन अदर वर्ड्स कहते हैं। ये जो सही है इसकी भी एडवांस फॉर्म है, ये जहाँ पे जिस ऑर्गेनिज्म को टच कर देगी वो उससे भी ज्यादा जल्दी डेड हो जाएगा या उसके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज है, ये सारा मैकेनिज्म है। तो O2 से H2O2 बननी है, ये किस प्रोसेस से बनी? NADPH से NADPH जो है ना, ये होगा कि ये बेसिकली क्या होगा, ये जिस आप, बल्कि मैं इसकी ना कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ता कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। अब होता है ऑक्सीजन ऐड होती है तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है, और हाइड्रोजन रिमूव होती है तब भी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रही है तो हम कहते हैं जी वो हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और हाइड्रोजन अगर ऐड हो रही है तो हम कहते हैं वो भी हम कहते हैं रिडक्शन हो रही है। तो इसमें आप ये देखें H प्लस के साथ क्या हो रहा है, H प्लस ऐड हो रहा है या जो है ये रिमूव हो रहा है? रिमूव हो रहा है ना, तो हम इसको कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी। ठीक है, तो हाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन हो जाती है NADPH की, और ये क्या करता है, ये वो जो है ना एक नेगेटिव आयन वाली ऑक्सीजन स्पीशीज में आते हैं। इन इस सारी चीजों के, इन तीनों को O नेगेटिव के साथ अगर मैं ये माइनस लगा दूं ना, तो इन तीनों को कहते हैं रेक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीशीज या ROS। ये वन ऑफ द मैकेनिज्म्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोब्स को किल करने का। तो ये ROS जब भी मैं कहूँ तो इनमें से किसी एक चीज की बात हो रही है। अब इसको देखिए, ये स्टेप आपने बस याद रखने हैं, बाकी सारी ये जो किस किस लिखी है इसको अभी आपने इसमें पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इसका काम नहीं हमारा, हमें सिर्फ इससे काम है। इसको कहते हैं जी ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेटिव बर्स्ट, इन्वॉल्व्स द एक्टिवेशन ऑफ फेगोसाइट NADPH ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, जो कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स के अंदर विच यूटिलाइजेस ऑक्सीजन एज अ सबस्ट्रेट, plays an important role in the immune system rapid release of reactive oxygen species। तो ये कि समझ आ गई, NADPH plays a role in both creation and utilization of ROS। हम NADPH का रोल जो है ना वो यहाँ पे बता रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। Myeloperoxidase contains a blue-green heme-containing pigment that gives sputum its color। ये myeloperoxidase जो है ना ये आपका एग्जाम क्वेश्चन है कि आपको पता नहीं चाहिए कि स्पुटम का कलर जो है वो माइलोपेरोक्सीडेज की वजह से आता है, क्योंकि एक डिजीज होती है माइलोपेरोक्सीडेज डेफिशिएंसी। अब माइलोपेरोक्सीडेज नहीं है तो उसका स्पुटम ग्रीन आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम ने यहाँ पे सर्च किया, वहां पे तो नहीं है, स्केचिंग के अंदर थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है। तो ये एक डिजीज है जिसकी केस आ जाए तो आपको बताओ। उसके बाद आती है नो से माइक्रोब जो है वो उसका NADPH ऑक्सीडेज, सुपर ऑक्सीडेज, डिस्म्यूटेज और माइलोपेरोक्सीडेज, तीन एंजाइम्स के नाम दिए हैं। नंबर 2 पे सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है, नंबर 3 पे माइलोपेरोक्सीडेज और NADPH ऑक्सीडेज है, जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं। यहाँ पे कोई चीज जिसको किसी चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं मुझे? शायद किसी चीज को मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। Phagocytes of patients with CGD can utilize H2O2 generated by invading organisms and convert it to ROS। अब यहाँ पे जो चीज़ है ना इसको मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड करके बताइए। बेसिकली क्या हो रहा होता है कि अब ये जो H2O2 हम पे रहते हैं कि H2O2 बन गया, इसने क्या करना है, ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कैटलिस्ट पॉजिटिव होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और खुद बच के निकल जाते हैं। उस केस में क्या होता है कि आम जो आदमी होता है ना उसके अंदर क्या होता है कि NADPH ऑक्सीडेज इतना अमाउंट में पड़ा होता है कि वो इतनी ज्यादा H2O2 बनाते हैं कि ये जो कैटलाइज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ना, उनका जो कैटलाइज है वो अगर H2O2 की ब्रेकडाउन कर भी देते हैं ना, तो फिर भी क्या होता है कि इतनी H2O2 पड़ी होती है कि वो इनको फिर भी डिस्ट्रॉय कर ही देता है जो नॉर्मल कंडीशन में।
अब क्या होता है कि कुछ सात बैक्टीरिया जो से ये H2O2 को एक कैटलिस्ट है, H2O2 को डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन क्या होता है साथ ही साथ बैक्टीरिया की कुछ अपनी एक्टिविटीज होते हैं जिसके अंदर से थोड़ी सी मिकदार में H2O2 बनता भी है, इनको खुद भी चाहिए होता है। अब क्या होता है कि जो पेशेंट जिसको क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज है, उस केस में क्या होगा, NADPH ऑक्सीडेज डेफिशिएंट है। उस पेशेंट के अंदर मैंने बताया ना, ये जो छोटी मिकदार में H2O2 है, उसको उस पेशेंट की बॉडी फिर भी यूज कर लेती है काफी सारे ऑर्गेनिजम्स को फाइट करने के लिए। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म कैटलाइज पॉजिटिव होते हैं ना, उनको वो बॉडी फाइट नहीं कर पाती, इसलिए जो कैटलाइज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इन्फेक्शन बरकरार होता है, जिसमें स्टाफ ऑरियस एस्परजिलस नामवर है, capable of neutralizing their own H2O2, leaving phagocytes without reactive oxygen species to fight infection. ठीक है, Pyocyanin of P. aeruginosa generates ROS to kill competing pathogens. Oxidative burst leads to release of lysosomal enzyme. ये देखिए उन्होंने खुद ही बता दिया, ये जो बैक्टीरिया है उनके अंदर रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीशीज का क्या काम होता है, तो वो इसमें बता रहे हैं कि जो एरुजिनोसा है, सुडोमोनास एरुजिनोसा है, वो खुद जो है कंपीटिंग ऑर्गेनिज्म को किल कर लेता है। ऑक्सीडेटिव burst लीड्स टू रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। यहाँ बात समझ आ गई? कोई बता सकता है जो स्यूडोमोनास एरुजिनोसा ये किस चीज के लिए बदनाम है? मतलब अगर किसी ने रोटेशन वगैरह की है तो थोड़ा सा उसका आइडिया होगा, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा से क्यों डरते हैं? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है, और ये बड़ा जो है ना मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है, और नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए ये बहुत ज्यादा नोटोरियस है। ठीक है, चलो ये बात अब यहाँ पे हमें समझ आ गई। इसके अंदर मजीद डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। आई होप सो कि चीजें क्लियर होगी। जो इसके अंदर चीजें मैंने जिनका जिक्र नहीं किया वो हम जब पढ़ेंगे ग्लूटाथायोन डेफिशिएंसी और सारी चीजें, तो फिर उसके अंदर हम करेंगे। फिलहाल जितनी बातें बताई वो समझ आ गई। ओके, अब आ जाते हैं हमारे पास क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब NADPH की ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी है, रॉस कम है, रेस्पिरेटरी बर्स्ट डिक्रीज है इन न्यूट्रोफिल्स, और ये आ जाते हैं हमारे पास एक्स लिंक फॉर्म। मोस्ट कॉमन बहुत सारी फॉर्म्स होती है, लेकिन एक्स लिंक जो से ज्यादा है, बहुत सारी नहीं खैर होती है, लेकिन एक्स लिंक जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इनकी ससेप्टेबिलिटी टू कैटलाइज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, रिकरेंट इन्फेक्शन एंड ग्रैनुलोमास। इसके अंदर हमने ये याद रखना है कि एक हमारे पास ऑरियस प्लस फंगल, अगर इनके साथ इन्फेक्शन आ रहा है तो हम लोगों ने फॉरन CGD के बारे में सोचना है। पर्टिकुलर है ये जो है ना एबनॉर्मल डाईहाइड्रोरोडिमीन टेस्ट है, ग्रीन फ्लोरेसेंट और नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम डाई है, रिडक्शन टेस्ट है, फेल्ड एंड ब्लू। इसका क्वेश्चन मैंने कहीं देखा होगा, मैं इसलिए आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ और ये इसके जो दिखाया हुआ ये टेट्राज जो है ये नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम से रिलेटेड है। इस तरह था कि उन्होंने नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम का नाम दिया हुआ था, और साथ में पूछा था कि किस कलर में कन्वर्ट करता है अगर CGD जो है वो जो है ना पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, इसमें बता रहा है कि अगर तो CGD होगा ना, एक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, तो वो इसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर ब्लू कर दिया तो इसका मतलब है पेशेंट नॉर्मल है, अगर नहीं करेगा तो इसका मतलब पेशेंट का जो NADPH ऑक्सीडेज है वो वर्क नहीं कर रहा, वो एबनॉर्मल टेस्ट का रिजल्ट है। इसमें भी क्या है कि एबनॉर्मल डायहाइड्रोडीमीन टेस्ट के अंदर क्या है कि ग्रीन फ्लोरेसेंस कम हो जाती है। उसमें भी है कि ये जो ग्रीन होता है उस कलर को अगर नहीं होगा तो फिर वो ग्रीन कलर फेड हो जाएगा, ब्लू कलर भी फेड होगा, ग्रीन कलर भी फेड होगा। ये बात थोड़ी सी ध्यान में आती है, इसकी डिटेल और कुछ भी नहीं है, बस ये है कि वो ऑक्सीडाइज करते हैं इनको और उसको स्टडी करते हैं। ऑक्सीडाइज हो गया तो इसका मतलब है कि NADPH ऑक्सीडाइज है, अगर नहीं हो तो इसका मतलब है कि वो नहीं है, NADPH ऑक्सीडाइज डेफिशिएंसी। ठीक है, अभी 8 बजने वाले हैं, हम लोग ब्रेक लेंगे 15 मिनट्स का। सब फॉलो कर रहे हैं? ये ऐसा करते हैं, अभी ब्रेक लेते हैं हम लोग, 8:10 पे वापस मिलते हैं।
मेक इट 8:15 आई थिंक, लेकिन 8:15 पे फिर सारे आ जाएं। ओके। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में ज्वाइन करें तो उसको पता होगा। चलो।